बहुत से लोग जानते हैं लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी अवेयरनेस के बारे में बात करें तो बीपीएच को लेकर हमारी अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। इसलिए हमें पब्लिक तक पहुंचना है कि इस बीमारी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। और ये बीमारी जो है बहुत सारे लोगों में है, लेकिन लोगों में एक शाइनेस भी है कि हमें इस बीमारी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही है। इसलिए आज हमें इस बीमारी के बारे में बात करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैला सके। तो हमारे साथ एमिनेंट डॉक्टर है, डॉक्टर अदीप सिंह, और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं इनसे हम आज ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अदीप सिंह जो है वो एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल है त्रिकुटा नगर में, सीएनसी यहाँ पर है, और ज्यादा जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। सर सबसे पहले जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं वो अवेयर नहीं है, आप बताएं कि बीपीएच टर्म है क्या और इसको किस तरह से, जिस तरह से आपने देखा कि लोग बहुत शाय रहते हैं, किस तरह से हम इसे टैकल कर सकते हैं और इसे छुपाने की जरूरत है या नहीं है? नमस्कार। पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेयर करने का मौका दिया है। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि बीपीएच क्या है। बीपीएच इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंटेग्रल पार्ट होता है, जहाँ पे हमारी पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब का रास्ता यानी कि यूरेथ्रा निकलता है। ये उसके अराउंड एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट। और जैसे जैसे बढ़ती उम्र के साथ मेल्स के अंदर प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज कर जाता है, जिसको बोला जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की दिक्कतें या प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर अदीप भी जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट का जो पहला सिम्टम है वो क्या है, और ये मेल को अगर होता है, आपने बताया कि जिस तरह से मिडिल एज के बाद में शुरू हो जाता है, बट इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं और किस तरह की बीमारियों से हमें पता चलता है कि हम प्रोस्टेट की स्टेज में हैं? जो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से सिम्टम्स आते हैं उनको बोला जाता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या LUTS। और ये दो तरीके के होते हैं, एक वॉइडिंग ब्लड्स होते हैं और एक इरिटेटिव ब्लड्स होते हैं। जो ये सिंपल भाषा में इनको बोले तो लोगों को अगर दिक्कत आएगी तो उनको दिक्कत आती है कि पेशाब की धार पतली हो जाती है उनकी, या फिर जो पेशाब करते हैं तो एक धार ना बनने के बजाय टूट टूट के धार आती है उनकी, या जब पेशाब करते हैं तो जोर लगाना पड़ता है उनको, और करने के बाद ऐसा महसूस होता है लोगों को जैसे अभी भी पेशाब अंदर बाकी है, पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। या फिर जो इरिटेटिव मैंने जैसे बताया आपको सिम्टम्स होते हैं, उनमें आता है कि बार बार पेशाब जाने की दिक्कत आती है, जो कि उनको दिन में ही नहीं रात को भी बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। और कभी कभी पेशाब इतनी जोर से लगता है कि उनको फीलिंग आती है कि मेरे को जल्दी जल्दी बाथरूम जाना है, नहीं तो बीच में निकल जाएगा, या फिर कई लोगों को पेशाब बीच में निकल भी जाता है। डॉक्टर अदीप, जिस तरह से आपने समझाया हमें बीपीएच के बारे में, तो क्या ये बीपीएच बहुत रेयर है? जो कि हर मेल के साथ एसोसिएटेड है कि उनको होगा ही होगा। इवन हमारी बुक्स में लिखा है कि आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 50 या 50 साल की उम्र से ज्यादा होती है तो 60% लोग हैं जो मेल हैं वो ये प्रॉब्लम होगा, और जब आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा होती है तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को प्रोस्टेट की वजह से या प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से दिक्कत आएगी या तकलीफ आएगी। जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है, बुक्स में भी लिखा है उसके बारे में, ये है कि हर किसी मेल को भी हो सकता है, जरूरी नहीं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को होगा। तो इसके बारे में बताइए कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं होने के? प्रोस्टेट के बीपीएच के होने के एग्जैक्ट कॉजेस के ऊपर तो अभी भी स्टडीज चल रही है, लेकिन जो कॉमनली एसोसिएटेड है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो इसके प्रोस्टेट बीपीएच के होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। या फिर हमारे मेल्स के अंदर टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। उसका एक एक्टिव फॉर्म होता है जो बेसिकली एक्ट करता है आपके प्रोस्टेट के ऊपर और उसकी इनलार्जमेंट कराता है या उसके साइज को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। बीपीएच के डायग्नोस के बारे में जानते हैं कि हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं? बीपीएच को डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो पेशेंट से उनकी सिम्टम्स पूछते हैं उसको ग्रेड किया जाता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है जिसने इसके लिए एक सिम्टम सेवेरिटी स्कोर बताया। जो मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताए गए जैसे कि इरिटेटिव और वॉइडिंग सिम्टम्स होते हैं, उनके सवालों के बेसिस पे लोगों से पूछा जाता है कि आपको उसको दिन में कितनी बार वो दिक्कत आती है। उसके बेसिस पे उनको ग्रेड किया जाता है इनटू माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। उसके बेसिस पे उनको डिसाइड किया जाता है कि कितनी दिक्कत है। इसके अलावा पेशेंट को क्लिनिकली चेक किया जाता है, प्रोस्टेट को चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिससे पता चलता है प्रोस्टेट का साइज कितना है, पेशाब की थैली की रोकने की कैपेसिटी कितनी है और करने के बाद पेशाब बाकी कितना रहता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन। या फिर एक यूरोफ्लोमेट्री या पेशाब की धार का टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि कितनी रुकावट है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जैसे यूरिन में इन्फेक्शन के लिए रूटीन कल्चर कराया जाता है,
PSA टेस्ट कराया जाता है प्रोस्टेट में कैंसर को देखने के लिए, या फिर यूरोडायनेमिक स्टडी। ये कुछ टेस्ट हैं जो नाम है जो हम कराते हैं देखने के लिए कि प्रोस्टेट में क्या प्रॉब्लम है और उसको डायग्नोज करने के लिए। सर आपके पास कोई पेशेंट आता है एज ए यूरोलॉजिस्ट, सबसे पहले आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या सही रहेगा? क्योंकि अगर बात करते हैं आपके पेशेंट की, आपको पेशेंट से फ्रेंडली होना भी बहुत जरूरी है, तो इसके नाते आप सबसे पहले पेशेंट क्या सजेस्ट करें? जैसे कि आपने पूछा कि किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है, तो वो पेशेंट के सिम्टम्स पे ही डिपेंड करता है कि उनको कैसे सिम्टम है। तो फर्स्टली हमारी कोशिश यही रहती है, जैसे मैंने बताया, कि हम पहले दवाई से ट्रीट करना चाहते हैं रादर देन कि कोई भी पेशेंट आता है उसको डायरेक्टली सर्जरी का ऑप्शन दिया जाए। तो पेशेंट्स इसीलिए डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सर्जरी के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और दवाई से ही ट्रीट हो सकता है। हो सकता है आपको सारी उम्र सिर्फ दवाई ही खानी पड़े, आगे ऑपरेशन की कभी जरूरत ही ना पड़े।